हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट 1966 और 1976। तो देखिए, ये जो जनरल असेंबली के द्वारा फर्स्ट टाइम ये कोवेनेंट जो अडॉप्ट किया गया था, ये 16 दिसंबर 1966 में हुआ, जो कि बाद में इन्फोर्स जो आया, जो इफ़ेक्ट में जो आया, ये 3 जनवरी 1976 में इन्फोर्स में आया है। अगर इसकी बात करें इस कोवेनेंट की, तो ये कोवेनेंट 31 आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। 31 आर्टिकल इसके कंसिस्ट करता है ये, और ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उन सभी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, तो ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, जो कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट हैं, उनके बारे में जो है ये कोवेनेंट हुआ था। अगर इसके हम प्रीएम्बल की बात करें, तो देखिए इसका प्रीएम्बल और जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 है, उसका प्रीएम्बल दोनों का सेम है। तो अगर आप इसके प्रीएम्बल को देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं क्या था, तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो आप मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर, तो उसको देख लीजिए। तो सेम उसका प्रीएम्बल और इसका प्रीएम्बल, दोनों का प्रीएम्बल सेम ही है। इसमें सिर्फ मैं इतना बता देता हूं कि जो प्रीएम्बल है, जो हमने यूनाइटेड नेशन चार्टर, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो इन दोनों के बिहाफ पर, इन दोनों में जो प्रोविज़न, जो प्रिंसिपल्स दे रखे थे, तो उसके बिहाफ पर ही इसका प्रीएम्बल है। तो अब बात करते हैं इसकी पार्ट्स की और आर्टिकल्स की। तो जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 दिया हुआ है। जो आर्टिकल 1 बात करता है, वो बात करता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। देखिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन को अगर समझें, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है कि पर्सन खुद में इतना कैपेबल हो, खुद उसमें मतलब इतनी चीज़ें हो, इतना डेवलप्ड हो कि वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है मतलब डिसीजन ले सके, डिसाइड कर सके कि उसको करना क्या है, क्या नहीं करना है। कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर पॉलिटिकल वे में बात करें, तो किस उसमें पार्टी को उसको वोट देना है, खुद वो डिसाइड कर पाए, खुद सब चीज़ कर पाए। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड वो खुद डिसीजन लिया जा सके। उसके पास जो उसके पास नेचुरल वेल्थ है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको वो खुद अपना आत्मनिर्भर होकर मतलब कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना, तो इतना उसको जो है पता हो, या इतना वो डेवलप्ड हो, तो उसको ही जो एक तरह से सेल्फ डिटर्मिनेशन कहा जाएगा। अगर दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरा पार्ट बात करता है आर्टिकल 2 से लेकर आर्टिकल 5 इसके अंदर इंक्लूड है। इसमें यही कहा गया है कि जो ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो जो भी स्टेट पार्टीज़ हैं इस कोवेनेंट की, वो अपने इंडिविजुअल को वो सारे राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करेगी, और वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही रेस के बिहाफ पे, ना ही कलर के बिहाफ पे, ना ही सेक्स, ना ही लैंग्वेज, ना ही रिलीजन, ना ही पॉलिटिकल या फिर अदर ओपिनियन, नेशनलिटी के बिहाफ पे, या किसी सोशल ओरिजिन के बिहाफ पे, प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, बर्थ या किसी अदर स्टेटस के बिहाफ पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 3 बात करता है जो भी स्टेट पार्टी हैं इस कोवेनेंट की, वो अपने इंडिविजुअल को, चाहे वो मैन हो चाहे वोमेन हो, उनको इक्वल राइट प्रोवाइड करेगी, और ताकि जो सभी जो हैं, जितने भी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स हैं, उनको इक्वली या फिर पूरी तरीके से एंजॉय कर पाएँ। आर्टिकल 4 बात करता है कि जो भी स्टेट पार्टीज़ हैं इस कोवेनेंट के, वो स्टेट जो भी राइट्स वो प्रोवाइड करेंगे अपने लॉ के द्वारा, मतलब जो भी लॉ में अपने डिटरमाइन किया जाएगा, सिर्फ उसी हद तक ये राइट जो हैं एंजॉय किए जाने चाहिए लोगों के द्वारा। आर्टिकल 5 बात करता है कि इस कोवेनेंट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किसी स्टेट के द्वारा, किसी ग्रुप के द्वारा, या किसी ग्रुप या फिर किसी पर्सन को कोई राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें किसी तरह से इंटरफेरेंस हो, उसको इंटरप्ट करे। पार्ट 3 की अगर बात करें, पार्ट 3 बात करता है सब्सटेंटिव राइट्स के बारे में, जो कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट के बारे में।
आर्टिकल 6 से लेकर आर्टिकल 15 तक इसके अंदर है। आर्टिकल 6 में है राइट टू वर्क, वर्क से रिलेटेड आपका राइट है कि जो भी हर पर्सन को ये राइट है वर्क करने का, और जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जो कल्चर होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन वो अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, ये आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है। और जो वेजेस हैं वो मिनिमम वेजेस होनी चाहिए कम से कम, और इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस प्रोवाइड होनी चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। सेम वर्क के लिए मतलब सेम वेजेस होनी चाहिए। जो वर्किंग कंडीशन की बात करें तो वो सेफ़ और हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए प्रमोट होने की। और जो रेस्ट है, रीज़नेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घंटों घंटों मतलब कि पूरे दिन रात काम कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉलीडेज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, वो भी पेड हॉलीडेज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए। और जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं उसमें भी रिम्यूनरेशन देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 7 में आती हैं। इसी तरह आर्टिकल 8 की अगर बात करें, आर्टिकल 8 बात करता है राइट टू ट्रेड यूनियन, फॉर्म ट्रेड यूनियन और जॉइन ट्रेड यूनियन। तो जो वर्कर हैं उनको अधिकार है कि वो ट्रेड यूनियन भी फॉर्म भी कर सकते हैं और कोई भी ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें राइट टू स्ट्राइक से रिलेटेड भी राइट दिया हुआ है। पर देखिए जो स्ट्राइक वाला राइट है ये डिपेंड करेगा कि उस कंट्री के अंदर कोई अगर पर्टिकुलर लॉ बना हुआ है उस चीज़ से रिलेटेड, उसकी कन्फर्मिटी के ऊपर कि उसमें दोबारा कन्फर्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तब ये राइट टू स्ट्राइक जो है आपका मिलेगा। आर्टिकल 9 की अगर बात करें तो ये सोशल सिक्योरिटी या सोशल इंश्योरेंस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 10 की बात करें, ये जो मैरिज है उससे रिलेटेड बात करता है कि मैरिज जो होनी चाहिए वो फ्री कंसेंट से होनी चाहिए जो स्पाउस हैं, ऐसे नहीं कि आप ज़बरदस्ती फोर्स करके वो कराएं। साथ में ये जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके केयर से रिलेटेड बात करता है, राइट देता है। और ये मदर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी बात करता है कि चाइल्ड के बर्थ से पहले और बाद में उसके बारे में बात करते हैं। मतलब मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड आप इसमें जो है क्लोज जो है चीज़ें जो हैं पॉइंट लिख सकते हैं। आर्टिकल 11 की अगर बात करें तो आर्टिकल 11 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करता है कि वो अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होने चाहिए। मतलब कि बात करें तो एडुकेट फूड के बारे में, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा और मकान, इन चीज़ों से रिलेटेड, या और भी कोई चीज़ें जो ज़रूरत हैं लिविंग कंडीशन के लिए, उस चीज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। इसमें जो राइट है, राइट फ्री फ्रॉम हंगर, मतलब भूख से आज़ादी एक तरीके से। आर्टिकल 12 की अगर बात करें तो ये बात करता है फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में कि उससे रिलेटेड प्रोविज़न होनी चाहिए, सेफ़ एनवायरनमेंट होना चाहिए। और जो किसी भी तरह की अगर कोई एपिडेमिक डिजीज़ है वो है तो उससे लड़ने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। या कोई भी और किसी तरह की डिजीज़ है तो उसको किस तरह से बचा जाए, किस तरह से प्रिवेंशन किया जाए, किस तरह से ट्रीटमेंट हो, इससे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। या और कोई भी जो मेडिकल सर्विस हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, तो वो बीमारी से लड़ने के लिए वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सब राइट जो हैं इसके अंदर आते हैं, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, किसी तरीके की हेल्थ हो। आर्टिकल 13 की अगर बात करें तो ये ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करता है। ये कहता है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड बात करता है कि अपने यहाँ पर जो राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन की अगर बात करें वो डिफरेंट टेक्निकल चीज़ से रिलेटेड या कोई प्रोफेशनल चीज़ से रिलेटेड, तो ये मेरिट के बिहाफ पर या कैपेसिटी के हिसाब पर होनी चाहिए। या हायर जो एजुकेशन ये भी कैपेसिटी के बिहाफ पर होनी चाहिए। जो भी स्टेट पार्टीज़ हैं इस कोविनेंट के, वो फंडामेंटल एजुकेशन पर ध्यान देंगे, उसको एनकरेज करेंगे, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। जो टीचर्स होने चाहिए वो मटेरियल टीचर होने, मतलब अच्छा स्टाफ होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ होना चाहिए। आर्टिकल 15 की बात करें तो ये राइट देता है कि लोग बाग कल्चरल लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकें, तो उसको लिए मतलब कि उनको अधिकार है। या कोई भी किसी तरह का कोई साइंटिफिक प्रोग्रेस है या कोई एप्लीकेशन है तो उसका बेनिफिट वो ले सकते हैं, तो इसका राइट है लोगों को। अब बात करते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 बात करता है आर्टिकल 16 से लेकर 25 तक है।
जो मैंने आपको राइट्स बनाए हैं तो उस राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल हैं सारे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या करा जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी जैसे कोविनेंट हमने पढ़ा था सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के ऊपर, तो सेम उसी की तरह आप कह सकते हो कि इसमें भी वो सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा। तो इसमें यही है कि जो भी स्टेट्स पार्टी हैं उस कोविनेंट के, उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। कौन सी रिपोर्ट? मतलब कि जो भी उन्होंने अपने यहाँ पर जो राइट्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं, या उनकी रिपोर्ट की किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है क्या नहीं। तो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो सेक्रेटरी जनरल है जो यूनाइटेड नेशन के, उनको वो चीज़ भेजनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने यहाँ पर ये जो राइट्स हैं ये अडेप्ट किए हैं और उनका क्या प्रोग्रेस है, क्या उनका अभी तक डेवलपमेंट उनको देखने को मिल रहा है इनसे। तो उसकी रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन के, उनको सबमिट करेंगे सभी स्टेट जो भी पार्टीज़ हैं इस कोविनेंट की। और जो सेक्रेटरी जनरल है वो उस रिपोर्ट को, उसकी कॉपी को जो है भेजेगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो इसको भेजेगा रिपोर्ट को कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को, और वो उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और जो भी रिकमेंडेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी उन स्टेट्स को जिनसे रिलेटेड जो है वो कॉपी सेंड की गई है, रिपोर्ट सेंड की गई है। और जो स्पेशल एजेंसीज़ हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो मतलब जो भी स्टेट पार्टीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो अपने यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन राइट्स को जो दिए गए हैं इस कोविनेंट के अंदर, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन की ज़रूरत है तो उनको रिकमेंड करेंगे, वो चीज़ रिकमेंड प्रोवाइड करेंगे, या और भी किसी तरह की असिस्टेंट की ज़रूरत है तो वो असिस्टेंट जो है प्रोवाइड करेंगे। फिफ्थ पार्ट की अगर बात करें तो फिफ्थ पार्ट बात करता है फाइनल या फिर कंक्लूडिंग प्रोविज़न है, जो आर्टिकल 26 से लेकर 31 तक है। तो इसमें जो कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स थे तो उसकी तरह ही जो लास्ट का उसमें वो थे, तो इसमें भी वही है कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या रेटिफिकेशन से रिलेटेड, कुछ अमेंडमेंट से रिलेटेड इस कोविनेंट के, या एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड जो है इसमें सारे प्रोविज़न होंगे आर्टिकल 26 से लेकर 31 तक। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल